दोस्तों नमस्कार। आपने एक कहावत सुनी होगी कि चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने और दूबे जी बन के आए। आजकल ट्रम्प साहब का भी हाल ऐसा ही कुछ है। जब उन्होंने ईरान पे आक्रमण किया था तो उनको लगता था कि वो ईरान को घुटनों पे ला देंगे, रिजीम चेंज हो जाएगा, जैसा वो चाह रहे हैं वैसा हो जाएगा। लेकिन आज स्थिति ये है कि जिस एजेंडा के लिए आक्रमण किया था वो तो कहीं पीछे रह गया। अब सवाल ये हो रहा है कि हुर्मुज को कैसे खुलवाया जाए। ट्रम्प साहब की तरफ से अभी ये बयान आया है कि साहब हम चाइना से और यूरोप से गुहार कर रहे हैं कि हमारी मदद करो कि किसी तरह से ईरान हुर्मुज को खोल दे। अब सवाल इस बात का है कि अमेरिका को हुर्मुज से इतना लेना देना क्यों है। ना वो बॉर्डर स्टेट है, ना वो वहां से तेल खरीदते हैं, ना उनको ईरान की जरूरत है। तो फिर इतनी बेचैनी क्यों। आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि ट्रम्प साहब का ईगो इतना क्यों हर्ट हो रहा है कि हुर्मुज खुल नहीं रहा, और दूसरी तरफ उनके जितने भी पैतरे थे वो सब फेल होते जा रहे हैं। अब यहां तक कि अमेरिकन नेवी के अंदर भी एक तरह से विद्रोह खड़ा हो गया है, क्योंकि अमेरिका के जो जहाज हैं उनमें रसद नहीं पहुंच रही है, खाने का सामान नहीं पहुंच रहा है, बेसिक टॉयलेटरीज ही नहीं पहुंच रही है। तो अब समस्या ये हो गई है कि ये हुर्मुज पे जो कब्जा करने का प्रयास था, अब ये सफल कैसे होगा। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि ट्रम्प साहब अब किसी तरह से, जिसको कहा जाता है ना, कोई पतली गली देख रहे हैं कि कैसे इज्जत से बाहर निकला जाए। आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि हुर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों होता गया है, और आज की स्थिति में अगर उसकी आर्थिक स्थिति देखें, किस तरह से दुनिया की आर्थिक स्थिति में हुर्मुज एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट बन गया। और यही कारण है कि ट्रम्प साहब को सब तरफ से प्रेशर है कि आपने जो ये बखेड़ा खड़ा कर दिया, अब इस रायते को संभालिए। और उनको समझ में नहीं आ रहा इस रायते को कैसे निपटाया जाए। तो आज चर्चा का विषय यही रहेगा कि हुर्मुज की नाकेबंदी ट्रम्प की अकड़ का दम घुटेगा। अल्टीमेटली कुर्सी मेज पर बैठना पड़ेगा। एक बार उन्होंने एमओयू साइन किया और खुद ही भाग लिए। अब क्या होगा। अब जो एमओयू की शर्तें हैं वो पहले से ज्यादा ईरान के फेवर में होंगी और ईरान अपनी मनमर्जी और करवाएगा। अब ट्रम्प साहब क्या करेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चर्चा का विषय यही है कि इस समय जो हुर्मुज है, वक्त के साथ साथ दुनिया को यह समझ में आ रहा है कि अल्टीमेटली ग्लोबल इकोनॉमी की आर्टरी या धमनी वही है। अगर हुर्मुज नहीं खुला, पूरी दुनिया में एक छोटा सा 20-25 किलोमीटर का क्षेत्र अगर नहीं खुला, तो दुनिया के लिए समस्याएं बढ़ती जाएंगी। तो मुद्दा इस बात को लेकर है। अगर हम बात करें, द Hormuz blockade would not simply create an oil crisis, it will simultaneously create energy crisis, fertilizer crisis, food price shocks, industrial gas shortages, metal shortages, and tariff as well as insurance shortages। ये हमारे को देखना पड़ेगा। तो एक एक करके हम जरा इस पे चर्चा कर लेते हैं। हुर्मुज से रोज करीब 20 मिलियन बैरल तेल निकलता था, जो दुनिया का 25% है। इससे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और इन्फ्लेशन आप सब कंट्रोल करते थे। क्रूड की अगर बात करें, 15 मिलियन बैरल 2025 में पर डे निकलता था, जो 34% है क्रूड ऑयल ट्रेड का, मतलब 1/3 ट्रेड, क्योंकि वहां रिफाइनरीज और फ्यूल ऑयल जो है, फ्यूल सप्लाई है, वो हुर्मुज से होती है। एलएनजी की बात करें, करीब 20% का जो एलएनजी ट्रेड है वो हुर्मुज से होता था। एलपीजी की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 40% जो एलपीजी है वो हुर्मुज से निकलता था। फर्टिलाइजर और यूरिया की बात करें तो 30% करीब जो फर्टिलाइजर और यूरिया है दुनिया का, वो हुर्मुज से निकलता है। अमोनिया की बात करें, जो यूरिया बनाने के काम आता है, 20% जो है वो सप्लाई हुर्मुज से होती थी। फॉस्फेट्स की अगर हम बात करते हैं तो 20% सप्लाई जो अगेन फर्टिलाइजर में काम आता है, वो भी हुर्मुज से होता था। क्योंकि वहां पे एनर्जी सस्ती है, तो इसीलिए दुनिया का अगर हम देखें, 5 मिलियन टन करीब 8% जो एल्यूमिनियम की सप्लाई है वो हुर्मुज से होती थी, जो सारी आज की तारीख में कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में काम आता है।
दुनिया का 50% जो सल्फर है वो हुर्मुज से निकलता था, जो सल्फर हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजर और बाकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में काम आता है। हीलियम दुनिया का 1/3 30% के आसपास जो सप्लाई थी वो हीलियम की कतर से होती थी, हुर्मुज के माध्यम से होती थी, जो सेमीकंडक्टर, एमआरआई, एरोस्पेस और बाकी साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक एसेंशियल आइटम है, क्योंकि हीलियम अपने आप में एक बहुत बड़ा इनर्ट गैस क्रिएट करता है। और ओवरऑल अगर बात करें तो जो केमिकल ट्रेड है दुनिया का करीब 13% जो है वो हुर्मुज से निकलता था। अब आप समझिए कि अगर दुनिया से आप 15, 20, 25% सप्लाई हटा दें क्योंकि हुर्मुज चोक हो गया है, तो क्या हाल होगा। 1/3 सप्लाई अगर रह जाएगी किसी भी चीज की, 1/3 कम हो जाएगी, तब आप समझ सकते हैं कि महंगाई भी बढ़ेगी और सप्लाई को लेकर मारामारी भी होगी। और हुर्मुज सिर्फ फिनिश गुड्स नहीं, रॉ मटेरियल भी सप्लाई करता था। ये बात हमें समझ नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि समस्याएं बहुत हैं। अब कौन कौन सी इंडस्ट्री सफर करेगी अगर हम इसको देखें। ऑयल रिफाइनरी, क्योंकि क्रूड नहीं आ रहा। इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एलएनजी और गैस नहीं है, पावर प्लांट बंद होंगे। एविएशन, जेट फ्यूल नहीं आ रहा। शिपिंग को प्रॉब्लम है क्योंकि मेराइन फ्यूल नहीं आ रहा। तेल के दाम महंगे होंगे तो फ्रेट महंगे होंगे। एग्रीकल्चर में यूरिया, अमोनिया, फॉस्फेट, सल्फर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, वो 1/3 अगर दुनिया में कम हो गए तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे एग्रीकल्चर सफर करेगा, मींस फूड सिक्योरिटी पे प्रॉब्लम आएगी। ऑटोमोबाइल्स में, क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स और एल्यूमिनियम ये जरूरी है, ये नहीं पहुंचेंगे उनको। ईवीज और रिन्यूएबल के लिए एल्यूमिनियम और बाकी जो क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग के लिए हीलियम वगैरह आपको चाहिए, वो भी दुनिया को नहीं मिलेगी, तो वो सेक्टर भी सफर करेंगे। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जिसको हीलियम चाहिए, सेमीकंडक्टर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इस समय जो चिप्स के दाम है पूरी दुनिया में 500% बढ़ गए क्योंकि सप्लाई रुक गई है। सोचिए एआई के टाइम पे जब अरबों डॉलर हम एआई के डेटा सेंटर पे क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन चिप्स ही नहीं मैन्युफैक्चर होंगे, सेमीकंडक्टर्स नहीं होगा, तो क्या कह सकते। हेल्थ केयर में हीलियम चाहिए, एमआरआई वगैरह में, वो नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए फ्यूल चाहिए, केमिकल्स चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए, वो नहीं मिल रहा। प्लास्टिक एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री, एलपीजी और पेट्रोकेमिकल्स चाहिए। जब उनकी सप्लाई 1/3 हो जाएगी तो जो फूड सप्लाई है उस पे जब पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ने लगेगी तो फूड इन्फ्लेशन होगा, या बहुत सी जगह पे आपको सप्लाई नहीं मिली तो काम बंद करना पड़ेगा। माइनिंग में सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए प्रोसेसिंग के लिए, वो नहीं मिलेगा। केमिकल्स में फीड स्टॉक और एनर्जी में केमिकल्स की जरूरत है, जब केमिकल्स नहीं आ रहे तो वो नहीं मिलेगा। और बेसिक फूड सिक्योरिटी और फूड इंडस्ट्री के लिए फर्टिलाइजर नहीं है, पैकेजिंग नहीं है, फ्यूल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो फूड इंडस्ट्री कैसे चलेगी। तो कुल मिला के सिचुएशन बहुत गंभीर है। ट्रंप साहब बार बार बोलते रहे कि हम पाइपलाइन लगा देंगे और हुर्मुज की जरूरत नहीं है, हम क्रूड को पाइपलाइन से शिप कर देंगे। आप क्रूड तो कर दोगे, एल्यूमिनियम कैसे करोगे, सल्फर कैसे करोगे, हीलियम कैसे करोगे, बाकी फर्टिलाइजर कैसे करोगे, वो तो पाइपलाइन से नहीं आएगा। उसके लिए तो आपको शिप्स भेजने पड़ेंगे, मतलब हुर्मुज खुलवाना पड़ेगा। अब वो खुल नहीं रहा। उसका एकमात्र कारण यह है कि ट्रंप साहब रोज सुबह उठते हैं और ईरान को धमकी देते हैं। ईरान कहता है ठीक है, आपको जो करना है आप कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि धमकी देने से काम चलता है तो आप करके देख लीजिए। अब समस्या ट्रंप साहब की ये हो गई कि अपने ईगो के चक्कर में उल्टा सीधा वो बहुत कुछ तो बोल गए, अब सॉरी बोलना नहीं आता, और जब तक वो सॉरी नहीं बोलेंगे ईरान हुर्मुज खोलेगा नहीं। अब क्या होगा, ये समस्या हमारे सामने है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ हुर्मुज बंद होने से तेल ही नहीं रुका है, जितने इंपॉर्टेंट एसेंशियल जो मैंने आपको ऊपर गिना है, हर सेक्टर में प्रॉब्लम है। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि जो जीसीसी है वो अल्टीमेटली अमेरिका को ये बोलेगा कि भाई साहब आप घर जाओ, हम ईरान से खुद बात कर लेंगे, आपकी चौधराहट की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे आके नेतागिरी मत करिए, अपने घर जाइए, हुर्मुज कैसे खुलवाना है हम ईरान से खुद बात कर लेंगे। क्योंकि जीसीसी की मजबूरी क्या है, जीसीसी अगर हम देखें तो करीब 95% जो अनाज है वो हुर्मुज के माध्यम से आता है। जीसीसी कंट्रीज में दालें करीब 97% हुर्मुज से आती हैं, उसको तो आप पाइपलाइन से और
हवाई जहाज से कितना भेजोगे? ऑयल, फैट एंड नट्स 84% आते हैं, जिसमें आप देखें कि हुर्मुज का 70% रोल है। 60% सीरियल आपके शिप से आते हैं, सारी दालें शिप से आती हैं। चीनी 97% बाहर से आती है, जिसमें 96% बाय शिप आती है। एनिमल सोर्स फूड जो है, मीट वगैरह, 63% बाहर से आता है, जिसमें से पूरा का पूरा बाय शिप आता है। अब कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें क्या आप पाइपलाइन या हवाई जहाज से भेज पाओगे? सवाल ये। इसी तरह से पूरा चावल बाहर से आता है, 81% हुर्मुज के माध्यम से। वेजिटेबल में ऑलमोस्ट 40% हुर्मुज से, और फ्रूट्स करीब 16%, क्योंकि फ्रूट एक्सपेंसिव है और यूरोप से आता है, पेरिशेबल है, तो आप थोड़ा बहुत एयर कार्गो हैंडल कर लेते हैं। फ्लोरिकल्चर आप बाय एयर मंगा सकते हैं, क्योंकि कंजम्पशन कम है और हाई वैल्यू आइटम है, वहां पे जो कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट है वो आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन बाकी जगह मुश्किल है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि जो हालात बने हुए हैं और जिस तरह से ट्रंप साहब की बेचैनी हो रही है, 60 दिन का टाइम था एमओयू का, वो 60 दिन खत्म हो गए। एक धेले की काम की बात नहीं करी धमकाने के अलावा। और 60 दिन बाद जब पत्रकारों ने पूछा कि अब क्या होगा, तो ट्रंप साहब का एक ईगो प्रॉब्लम और आया कि ईरान को तुरंत व्हाइट फ्लैग लेके मेरे आगे सरेंडर कर देना चाहिए। अब ऐसी स्थिति के अंदर कौन सा जो स्वाभिमानी समाज या देश है वो ट्रंप की बात सुनेगा और सरेंडर करेगा? क्या कोई भारत को ऐसे कहेगा तो आप सरेंडर करोगे, चाहे वो दुनिया की कितनी ही बड़ी ताकत है? तो ट्रंप साहब को ये ह्यूमन साइकोलॉजी ही समझ में नहीं आ रही कि जितना वो बड़बड़ाएंगे, जितना वो उल्टा सीधा बोलेंगे, अपने लिए ही समस्याएं खड़ी करेंगे। और मुझे लगता है कि जो हुर्मुज है उसके आगे ट्रंप साहब के ईगो का तो दम घुटेगा ही। अब कितना टाइम लगता है ये वक्त बताए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ट्रंप साहब सुधरेंगे? अगर ट्रंप साहब टेबल पे बैठ के ईमानदारी से ईरान से नेगोशिएट कर लें तो मुझे लगता है ये समस्या 24 घंटे में हल हो जाएगी। लेकिन समस्या यहाँ पे ट्रेड डील की नहीं है, समस्या है ट्रंप के ईगो की। ये ईगो कब झुकेगा या कब टूटेगा, इंतजार इस बात का करना है। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।